द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना पहले से ही तय था। राष्ट्रपति राजा नहीं होता। 2017 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सीआरपीएफ के 25 जवानों की हत्या हो गई। इसके आरोप में 6 गांवों के 121 आदिवासी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनमें से 15 आरोपियों ने बताया है कि पुलिस ने कभी उनका बयान तक नहीं लिया और वे जेल में 5 साल सड़ाए गए। ये हाल इस देश में जांच का है। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का चुना जाना सारे देश के साथ साथ आदिवासी समाज के इन लोगों के लिए भी बड़ी खबर होगी। 5 साल तक इन्हें जेल में रखने के बाद इन सभी 113 लोगों को रिहा किया गया। एक की मौत जेल में हुई। 121 लोगों पर माओवादी संगठनों से संबंध होने के आरोप में यूएपीए की धाराएं लगाई गई। इतनी संख्या में आदिवासी जमात के लोगों को उठाकर 5 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट एनआईए कोर्ट से जमानत नहीं मिलती। पिछले हफ्ते एनआईए कोर्ट ने इन सभी को बरी कर दिया क्योंकि सबूत नहीं मिले। जवानों को भी इंसाफ नहीं मिला और बेकसूर आदिवासियों के साथ नाइंसाफी हो गई। यह कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी अनेक घटनाएं आपको मिल जाएंगी। यह कोई रहस्य नहीं है कि तथाकथित नेशनल मीडिया आदिवासी क्षेत्रों की खबरों को कितना छापता या दिखाता है। सिर्फ यही नहीं, उनके जंगलों और जीवन को कैसे विकास का कच्चा माल समझता है। द्रौपदी मुर्मू के चुनाव ने एक मौका तो दिया ही है कि उनकी जीत के बहाने आदिवासी इलाकों की खबरों पर बात होगी। आदिवासी समाज के किसी भी नौजवान को माओवादी घोषित कर देना कितना आसान हो जाता है। इसे अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आप कुछ नहीं जानते। उनका राष्ट्रपति बनना इसलिए भी महत्वपूर्ण है। सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि जो भी आदिवासी समाज के हकों के लिए लड़ता है, चाहे वो विनायक सेन हो या सुधा भारद्वाज हो या हिमांशु कुमार हो, उन सभी को माओवादी बताने में किसी को कुछ नहीं जाता है। आदिवासी समाज के साथ हो रही इसी नाइंसाफी से लड़ने के लिए सुधा भारद्वाज ने अमेरिका की नागरिकता छोड़ी। नाइंसाफियां कैसी कैसी होती हैं। आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता है, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं और उल्टा उन लोगों को माओवादी बताकर किसी को भी जेल में बंद कर दिया जाता है। अगस्त 2018 में भीमा कोरेगांव केस में एल्गार परिषद की सभा में भड़काऊ भाषण देने और इसके पीछे माओवादियों के हाथ होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। 3 साल तक जेल में रहने के बाद रिहा होती हैं। द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ सुधा भारद्वाज को भी याद कर लेना चाहिए। आदिवासी को माओवादी बता देना, उनकी बात करने वालों को माओवादी बता देना, यह मुख्य धारा और सिस्टम की सोच का हिस्सा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि उनके राष्ट्रपति बनने पर आदिवासी समाज को देखने का नजरिया समाज और सिस्टम के भीतर भी बदलेगा। 2015 में झारखंड की राज्यपाल बनाई गई। हेमंत सोरेन दिसंबर 2019 में मुख्यमंत्री बने। उसके पहले जब बीजेपी की सरकार थी तब राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने किस तरह की भूमिका निभाई, इसकी एक झलक पुरानी रिपोर्ट से मिलती है। 30 अगस्त 2017 की यह खबर देखिए। मैं गवर्नर विद द डिफरेंस हूँ, ये कहती है। मैं समाज के अंतिम व्यक्ति की समस्या से द्रवित हो जाती हूँ। यही कारण है कि मैं अस्पताल व छोटे छोटे स्कूलों का दौरा करती हूँ और बच्चों को मोटिवेट करती हूँ। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर ठीक से पढ़ लीजिए। आदिवासियों की जमीन लेने जैसी कोई बात नहीं, इसमें शेड्यूल एरिया को टच नहीं किया गया है। आप जानते हैं कि झारखंड में अधिग्रहण बिल के खिलाफ बहुत विरोध हुआ था। 3 अप्रैल 2018 की खबर भी महत्वपूर्ण है। तब झारखंड में पत्थलगड़ी आंदोलन चल रहा था। गांव के आदिवासी अपनी जमीन पर अपना हक मांग रहे थे, सरकारी योजनाओं का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी काम राज्यपाल की अनुमति से ही होगा और इन कामों को राज्यपाल ने अनुमति नहीं दी। तब इस आंदोलन के संदर्भ में राज्यपाल मुर्मू बैठक बुलाती हैं। खबरों के मुताबिक राज्यपाल सभी को अनुसूचित क्षेत्रों में संवैधानिक प्रावधानों और गवर्नर के अधिकार व उनकी ओर से किए गए कामों की जानकारी देती है। यह सही है कि द्रौपदी मुर्मू पत्थलगड़ी आंदोलन के खिलाफ थी, राष्ट्रीयता के खिलाफ मानती थी, लेकिन आदिवासी राज्यपाल के रूप में उनकी जवाबदेही दूसरे राज्यपालों से ज्यादा है, इसे लेकर सक्रिय नजर आती है। यह खबर फरवरी 2020 की है। राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के गुदड़ी प्रखंड का दौरा किया है। वहां नरसंहार की घटना हुई थी। राज्यपाल ने लोगों से मुलाकात की और लोगों ने पत्थलगड़ी समर्थकों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, ऐसा लिखा है। यह खबर सितंबर 2018 की है। इसके मुताबिक राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राजधानी सहित राज्य में बिगड़ रही विधि व्यवस्था से नाराज होकर राज्य के डीजीपी को तलब किया है। उसके बाद डीजीपी आदेश देते हैं कि यौन शोषण के मामले में एसएसपी 30 दिनों में जांच पूरी करें और 45 दिनों में चार्जशीट दायर करें। महान क्रांतिकारी सिदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद द्रौपदी मुर्मू कहती हैं कि हूल के इतिहास को फिर से लिखे जाने की जरूरत है। 1857 के पहले की इस क्रांति को पूरे देश में याद किया जाना चाहिए। अप्रैल 2018 में एक फ्लाईओवर के निर्माण के लिए राजभवन की जमीन देने से इनकार कर देती हैं। ये सभी खबरें तब की हैं जब झारखंड में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी। राज्य में बीजेपी की सरकार के सामने राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी ये खबरें उन्हें समझने का अच्छा मौका देती हैं। पत्रकारों पर पुलिस लाठीचार्ज करती है तो वे रांची प्रेस क्लब के प्रतिनिधियों से मिलती हैं और मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन देती है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में संशोधन हुआ था।
द्रौपदी मुर्मू ने इस पर तुरंत मंजूरी नहीं दी। 7 महीने का वक्त लिया और अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर दोनों बिल लौटा दिए। आज द्रौपदी मुर्मू का दिन, लेकिन आज का ही दिन यह जानने का है कि राज्यपाल के रूप में वे कैसी प्रशासक रही हैं। ये अफसोस की बात है कि राष्ट्रपति पद के प्रचार के दौरान उनका कोई इंटरव्यू या भाषण सुनने को नहीं मिला, जबकि उनके पास कहने के लिए कितना लंबा अनुभव। क्या खुद को गवर्नर विद द डिफरेंस कहने वाली द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट विद द डिफरेंस साबित होंगी? क्यों नहीं होंगी? प्रणब मुखर्जी काफी अनुभवी राजनेता थे, उनका अनुभव व्यापक था, उनके राष्ट्रपति बनने पर सभी को बहुत विश्वास था। लेकिन जीवन भर सत्ता के केंद्र में रहने वाले प्रणब मुखर्जी ने 2 बार गलत तरीके से राष्ट्रपति शासन पर मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मामले में अदालत ने प्रणब मुखर्जी के इन फैसलों को पलटते हुए कहा था कि राष्ट्रपति राजा नहीं होता है। इतने अनुभवी राजनेता होने के बाद भी प्रणब मुखर्जी संवैधानिक मामलों में कमजोर राष्ट्रपति साबित हुए। के.आर. नारायणन पहले दलित राष्ट्रपति बने थे, वह दिन भी ऐतिहासिक था आज की तरह। के.आर. नारायणन ने गरिमा ही नहीं, भूमिका भी शानदार निभाई। जब आई.के. गुजराल की सरकार ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव भेजा तो यह पहला मौका था जब किसी राष्ट्रपति ने सरकार के प्रस्ताव को फिर से विचार करने के लिए लौटा दिया। 1998 में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या के भाषण के बाद के.आर. नारायणन ने पत्रकारों को काफी विस्तृत इंटरव्यू दिया। हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति के उभार पर उनकी टिप्पणी को लेकर विवाद हो गया। मार्च 2000 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन भारत आए तब के.आर. नारायणन ने विदेश मंत्रालय का तैयार भाषण पढ़ने के बजाय अलग से भाषण दे दिया। उस भाषण में अमेरिका की आलोचना भी कर दी। राष्ट्रपति के रूप में के.आर. नारायणन और ए.पी.जे. अब्दुल कलाम काफी सक्रिय रहे। दोनों ने गुजरात दंगों को लेकर अफसोस जताया और निंदा भी की। 1998 की बात आज भी उतनी ही सही है। सांप्रदायिकता सर पर सवार होती। राष्ट्रपति को अपने समय की समस्याओं पर बात रखनी चाहिए। देश उनकी तरफ देखता है, केवल संवैधानिक मामलों में नहीं बल्कि दूसरे मामलों में भी। आज एक तरफ द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की जीत की तरफ बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ लंबे समय तक सत्ता के केंद्र में रही सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर की तरफ जा रही। कांग्रेस पार्टी आज सड़क पर। इस लड़ाई में भी संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका दांव पर। हमने आज की कहानी प्रेस की आजादी से शुरू की, द्रौपदी मुर्मू की बात की, अब जांच एजेंसी की आजादी और उसके विरोध की कहानी। इस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को मिटने से रोकने के लिए सड़क पर। तो बीजेपी दिखाना चाहती थी कि संवैधानिक संस्थाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं, उन पर अभी भी आम आदमी की पकड़ है। बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मनाने के लिए व्यापक तैयारियां की। इसका नाम अभिनंदन यात्रा दिया गया है। परिमल की रिपोर्ट। फिलहाल हम पंडित पंत मार्ग पर हैं, जहां पे दिल्ली बीजेपी का दफ्तर है और ये अभिनंदन यात्रा आरंभ हो गई है, जो यहां से चलकर राजपथ तक जाएगी। और यहां पे बहुत सारे जो बीजेपी से जुड़े नेता हैं और सांसद हैं, वो फिलहाल यहां पर मौजूद हैं, जो इस यात्रा में शामिल हैं। ये प्रतीक बहुत जरूरी। मां गंगा को भी चुनावी प्रतीक बनाया गया, भावुकता की धारा पैदा की। दलित राष्ट्रपति और आदिवासी राष्ट्रपति, इन प्रतीकों को आप यूं ही खारिज नहीं कर सकते। ये भी ना हो, सारा भरोसा ही टूट जाए।